देवरानी जिठानी की जलन। वृंदा और चारू देवरानी जिठानी है। वृंदा का पति नीलेश एक छोटी सी कंपनी में मामूली सी जॉब करता है, लेकिन चारू का पति रुपेश एक बड़ी कंपनी में मैनेजर है। इसलिए दोनों की सैलरी के बीच जमीन आसमान का फर्क है। अरे चारू, तुमने नया टीवी मंगवाया है? भाभी ये टीवी नहीं है, एलसीडी है। मैंने इनसे बोला कि छोटी टीवी में मूवी देखने में मजा नहीं आता, तो आप मुझे बड़ा टीवी ला कर दें। अच्छा है चारू, चलो तुम इसे लगवाओ, मैं किचन में जाती हूँ। ये बोलकर वृंदा वहां से चली जाती है, लेकिन खाना बनाते समय सोचती है, चारू ने भी कितनी अच्छी किस्मत पाई है। मुंह खोलती नहीं कि जो चाहती है रुपेश इसके सामने हाजिर कर देता है। इतने महंगे महंगे कपड़े, ज्वेलरी और सैंडल पहनती है कि मैं तो बस सोच ही सकती हूँ ऐसी चीजों के बारे में। वृंदा ये सब सोच रही थी कि तभी चारू किचन में आकर उसकी मदद करवाने लगी। और थोड़ी देर बाद नीलेश भी आ जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, वृंदा, बहुत जोर से भूख लगी है, खाना बन गया है क्या? हाँ बस तैयार है, आप बैठिए, मैं लगा देती हूँ। वृंदा और चारू ने खाना लगा दिया। सभी साथ बैठकर खाना खाने लगे कि तभी नीलेश ने चारू से कहा, चारू, रुपेश कहाँ है? वो आज भी हमारे साथ खाना नहीं खाएगा क्या? नहीं भैया, उनका कॉल आया था, कोई ज़रूरी मीटिंग है, वो आज भी लेट आएंगी। अरे उसे समझाओ चारू, कम से कम रात को तो घर टाइम से आया करे। मैं तो बहुत बोलती हूँ उन्हें, लेकिन वो मेरी सुनती ही नहीं है। चलो तुम परेशान ना हो, मैं बात करूंगा रुपेश से। खाना खाकर सभी अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। आधी रात को चारू की आंख खुलती है तो वो किचन में पानी लेने जाती है। तभी उसे अपनी जिठानी के कमरे से टीवी चलने की आवाज आती है। वो खिड़की से झांक कर देखती है तो उसकी जिठानी और जेठ साथ मिलकर टीवी देख रहे थे। चारू सोचती है, कितनी अच्छी किस्मत है वृंदा भाभी की। टीवी छोटा है लेकिन पति हमेशा साथ रहता है। दोनों कितने आराम से बैठकर टीवी देख रहे हैं। और मेरे पास कितना बड़ा टीवी है, लेकिन रुपेश का साथ नहीं है। सुबह जल्दी चले जाते हैं, रात को लेट आते हैं और आते ही सो जाते हैं। ये सोचकर चारू वहां से चली जाती है। अब देवरानी जेठानी एक दूसरे की किस्मत को अच्छा समझकर एक दूसरे से जलने लगती है। वो एक दूसरे की खुशी बर्दाश्त ही नहीं कर पाती और अब तो दोनों ही बात बात पर एक दूसरे से झगड़ने लगती है। एक दिन चारू खाना बना रही होती है, तभी वृंदा उसके पास आकर कहती है, चारू, तुम खाने में क्या बना रही हो? राजमा चावल बना रही हूँ। नहीं चारू, राजमा बिल्कुल मत बनाना, बस चावल बना लो। क्यों भाभी? क्योंकि तुम राजमा बिल्कुल अच्छा नहीं बनाती हो। अच्छा भाभी, आप तो जैसे मास्टर शेफ हो ना। मैं तो बस राजमा अच्छा नहीं बनाती, लेकिन अब तो कुछ भी अच्छा नहीं बनाती हो। मास्टर शेफ हूँ इसलिए बोल रही हूँ। बचपन से ही खाना बनाना सीख रही हूँ। बस मेकअप करके बैठी नहीं रहती, मैं काम करती हूँ काम। रहने दो भाभी, मसाले तक नहीं भूनती आप। कच्चे मसाले की स्मेल आती है सब्जी में। और भाभी रही मेकअप की बात, जिसकी शक्ल अच्छी होती है ना वही मेकअप करता है, आपकी तरह नहीं। बस दोनों में शुरू हो गई जम के लड़ाई। अब देवरानी जिठानी की लड़ाई होना आम बात हो गई। दोनों जब तक दिन में 2-3 बार झगड़ा नहीं कर लेती तब तक उनका दिन पूरा ही नहीं होता। ऐसे ही एक दिन वृंदा ने एक किताबों की छोटी सी अलमारी चारू के कमरे के पास रख दी। चारू ने ये देखा तो कहा, भाभी, आपने ये किताबों की अलमारी मेरे कमरे के पास क्यों रखी? मुझे समझ में नहीं आ रहा था कहाँ रखूं। तुम्हारे कमरे के बाहर जगह खाली थी तो मैंने रख दी। भाभी, मेरे कमरे के बाहर की जगह कोई स्टोर रूम नहीं है जो आप सारा कबाड़ा वहां रख देंगी। अभी हटाओ ये अलमारी। चारू, ये घर तुम दहेज में नहीं लाई कि तुम जो कहोगी वही होगा इस घर में। भाभी, दहेज में तो आप भी नहीं लाई हो जो इतना बोल रही हो। मुझे मेरे रूम के सामने कोई कबाड़ा नहीं चाहिए। अगर आपको कबाड़ा इकट्ठा करने का शौक है तो अपने रूम के बाहर कीजिए। मैंने इतना महंगा पेंट करवाया है, खराब हो जाएगा। आपके कबाड़े के चक्कर में सब खराब हो जाता है। ये कबाड़ा कबाड़ा किसे बोले जा रही हो? हाँ, वो किताबों की अलमारी है जिसमें सबसे ज्यादा किताबें तुम्हारे पति की हैं। और हाँ, एहसान मत दिखाओ कि तुमने पेंट करवाया है। पेंट करवाने से तुमने ये घर खरीद तो नहीं लिया। इस तरह देवरानी जिठानी में किसी न किसी बात को लेकर लड़ाई होती रहती और कभी कभी तो बिना किसी बात की ही लड़ाई शुरू हो जाती। इसी तरह कई दिन बीत गए। एक दिन वृंदा को चारू के कमरे से लड़ाई की आवाज आ रही थी तो वो उसे ध्यान से सुनने की कोशिश करने लगी। रुपेश और चारू में झगड़ा हो रहा था। चारू, तुम रोज ही एक ही बात को लेकर क्यों झगड़ती रहती हो?
तुम्हें पता है ना मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता तुम्हारी बकवास बातों के लिए। यही तो मैं कब से बोल रही हूँ रुपेश, मुझे आपका टाइम ही तो चाहिए। आप 2 घड़ी बैठकर मुझसे बात भी नहीं करते। अरे कर तो रहा हूँ, और कैसे करूँ बात? देखो यार चारू, तुम्हें रुपया चाहिए, कोई ज्वेलरी चाहिए और कोई सामान चाहिए तो बता दो, अभी मंगवा देता हूँ, लेकिन मेरा पीछा छोड़ो। मुझे आपका साथ चाहिए रुपेश। आपको पता है आपके बिना कितनी अकेली रहती हूँ मैं। मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं, आप मेरे साथ नहीं होते, यही मेरे लिए सबसे बड़ी कमी है। मैं भी चाहती हूँ कि आप मेरे साथ घर में रहें, मेरे साथ बैठकर चाय पिए, खाना खाए, मुझे कहीं घुमाने ले जाए। आप मुझे सब कुछ देते हो रुपेश, लेकिन अपना थोड़ा सा टाइम नहीं देते। देखो चारू, इस बारे में बाद में बात करेंगे। अरे क्लाइंट्स बिना इंतजार कर रहे हैं। इतना कहकर रुपेश वहां से चला गया और चारू वहीं खड़े खड़े रोती रही। वृंदा काफी देर से ये सब देख रही थी। वो सोचने लगी, बेचारी चारू, सब कुछ है इसके पास, लेकिन पति का साथ ही नहीं है, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है। कितनी दुखी लग रही है। वृंदा सारा दिन चारू के बारे में सोचती रहती है। उस दिन चारू बहुत उदास थी। अब वृंदा ने चारू से बिल्कुल झगड़ना छोड़ दिया। ऐसे ही एक दिन वृंदा और नीलेश बात कर रहे थे। सुनिए जी, बिट्टू के एडमिशन का क्या हुआ? कहीं पता किया आपने? हाँ, कई स्कूल में पता किया। एडमिशन तो हो जाएगा, लेकिन फीस बहुत ज़्यादा है। समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ से लाऊं इतने पैसे। पैसे ना होने की वजह से पिछले साल भी बिट्टू का एडमिशन नहीं हो पाया था। हमारे बेटे का पहले ही 1 साल खराब हो चुका है। अब भी उसका एडमिशन नहीं कराया तो उसका ये साल भी खराब हो जाएगा। तुम ठीक कह रही हो वृंदा। चलो मैं कहीं से रुपयों का इंतज़ाम करता हूँ। इस साल तो बिट्टू का एडमिशन करवा कर रहेंगे। आप कहो तो मैं अपने भाई से बात करूं, वो हमारी मदद कर सकता है। नहीं वृंदा, बिट्टू हमारा बेटा है, हमारी जिम्मेदारी है, उसको हम पढ़ाएंगे। तुम किसी से बात मत करना। वृंदा और नीलेश की सारी बातें चारू सुन लेती है और वो सोचती है, बेचारी भाभी कितनी परेशानी में है, अपने बेटे का एडमिशन भी नहीं करा पा रही और मैं फिजूल में उनसे लड़ती रहती हूँ। मुझे भाभी के लिए कुछ करना पड़ेगा, आखिर बिट्टू भी मेरे बेटे जैसा ही तो है। अगली सुबह चारू अपनी जेठानी के कमरे में जाती है और कहती है, भाभी क्या कर रही हो? अरे चारू, आओ अंदर आओ। तभी चारू वृंदा के हाथ में कुछ रुपए थमाते हुए कहती है, भाभी ये लो, मेरे बिट्टू का एडमिशन किसी अच्छे और बड़े स्कूल में करवा देना। अरे लेकिन चारू, तुम ये इतने सारे रुपए क्यों दे रही हो? और नीलेश को पता चला तो वो मुझे डांटेंगे। आप समझा देना भैया को। और बिट्टू मेरा भी तो बेटा है, मैं उसके लिए इतना भी नहीं कर सकती क्या? चारू, तुम्हें कैसे पता कि मुझे पैसों की जरूरत है? भाभी वो मैंने भैया और आपकी बात सुन ली थी, सुनकर बहुत दुख हुआ। और सबसे ज्यादा दुख इस बात का हुआ कि आप रुपेश को और मुझे अपना नहीं समझती। अगर समझती तो हमें बता देती कि आपको रुपयों की जरूरत है। तुम भी कहाँ मुझे अपना समझती हो? तुम्हारे और रुपेश के बीच में इतनी दूरियां हैं, तुमने कभी बताया नहीं। रुपेश ने तुम्हें बहुत अकेला कर दिया ना। हाँ भाभी, वो काम में बहुत बिजी रहते हैं, मेरे लिए उनके पास समय ही नहीं है। भाभी, दुनिया में हर चीज़ तो नहीं मिल सकती ना। कुछ परेशानी आपके सामने है, कुछ मेरे सामने है। इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं आपसे कभी झगड़ा नहीं करूँगी। सही कह रही हो तुम। लाइफ तो ऐसी ही है, सबको सब कुछ नहीं मिल पाता। और आज से तुम मेरी देवरानी नहीं, बल्कि छोटी बहन हो। पुराने गिले शिकवे मिटाकर दोनों एक दूसरे के गले लग जाती हैं और प्यार से एक साथ रहने का फैसला करती हैं।